जय हिंद दोस्तों। जो हम लोग का बायोलॉजी का फर्स्ट वीडियो सेल का वीडियो जो हम लोग छोड़े थे लोग बीच में, उसका हम लोग सेल का सब्जेक्टिव टाइप का सारे क्वेश्चन देख चुके थे लोग। तो उसमें ऑब्जेक्टिव और वन लाइनर बाकी था, जिसमें अब हम लोग का इकोनॉमिक्स से ख़त्म हो चुका है। तो इकोनॉमिक्स के जगह पे हम लोग खान सर का जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी का सीरीज ये कंटिन्यू रहेगा। बायोलॉजी का सीरीज और खान सर का पॉकेट जी के ये कंटिन्यू करेंगे लोग। तो चलिए शुरू करते हैं लोग। बायोलॉजी का वन लाइनर और 150 लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको देखते हैं लोग। तो पहला क्वेश्चन है कि वनस्पति विज्ञान का साधारण तौर पर स्वीकार किया जाने वाला वर्गीकरण किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो एकलर के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था। कौन सी रचना है जिसे जीवन की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। वह कौन सी रचना है जिसे जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। तो कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो रॉबर्ट हुक ने की थी। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीस्टेप्स की होती है। गैलीसेप्टिकस की होती है माइकोप्लाज्मा, या इसी को बोला जाता है गैलीसेप्टिकस। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है। उत्परिवर्तन के कारण जीवों में अधिक विविधता देखी जाती है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न क्यों होती है। तो कोशिका भित्ति के कारण। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं। किससे कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। यूकेरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है। तो सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो सेलुलोज की बनी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किस प्रकार का कोशिका विभाजन पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अर्धसूत्री, यहाँ पे अर्धसूत्री होगा, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन पाया जाता है। क्रोमोसोम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो वाल्डेयर ने की थी। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में कौन सी कोशिकांग भाग लेता है। प्रोटीन संश्लेषण की यानी कि निर्माण में प्रोटीन निर्माण की क्रिया में कौन सा कोशिकांग भाग लेता है। तो राइबोसोम भाग लेता है। कोशिका विभाजन की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी। तो फ्लेमिंग ने कोशिका विभाजन की खोज की थी। समसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में पाया जाता है। कौन सा विभाजन। समसूत्री विभाजन। तो यह कायिक या दैहिक कोशिकाओं में यह पाया जाता है। वृद्ध उपावस्था किस कोशिका विभाजन में पाई जाती है। तो समसूत्री कोशिका विभाजन में पाई जाती है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की खोज सर्वप्रथम बीजमैन ने की थी। किसने की थी अर्धसूत्री कोशिका विभाजन खोज। तो बीजमैन ने की थी, लेकिन इसका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन किस वैज्ञानिक ने किया था। तो एस्ट्रास वर्गर ने इसका विस्तृत अध्ययन किया था। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। तो जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। क्रॉसिंग ओवर नामक घटना किस कोशिका विभाजन में पाई जाती है। तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में क्रॉसिंग ओवर की घटना पाई जाती है। किस कोशिका विभाजन में सेंट्रोमियर का विभाजन होता है। तो समसूत्री कोशिका विभाजन में सेंट्रोमियर का विभाजन होता है। टर्मिलाइजेशन नामक घटना अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में पाई जाती है। तो द्विपट अवस्था में पाई जाती है। किस अवस्था में। द्विपट अवस्था में पाई जाती है। कौन सा कोशिका विभाजन जैव विकास में सहायता करता है। तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जैव विकास में सहायता करता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में सबसे पहले किस कोशिकांग का विभाजन होता है। तो केंद्रक का विभाजन होता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में सबसे पहले किस कोशिकांग का विभाजन होता है। तो केंद्रक का विभाजन होता है। लसिका कोशिका बनती है। तो लसिका तिल्ली में बनती है। प्लाज्मा झिल्ली बनी हुई है तो प्रोटीन और लिपिड की। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है। तो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। क्वार्क क्या है। तो एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है। तो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। कोशिका की सबसे बाहरी परत प्लाज्मा झिल्ली है, जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। यही पदार्थ के अंदर या बाहर आने जाने वाली से रोकती है। तो वह क्या होता है। तो प्लाज्मा झिल्ली होती है। अमीबा की कोशिका की विशिष्टता, वह अपना आकार बदलती रहती है। कोशिका में केंद्रक किसने और कब खोजा था। कोशिका में जो केंद्रक होता है उसको किसने खोजा था और कब खोजा था। तो रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था और 1831 ईस्वी में इसे खोजा गया था। जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य नाम किसने और कब दिया था। तो जे ई पुरकांज ने सन 1839 ईस्वी में जीव द्रव्य का नाम दिया था और खोजा भी था। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका पूरा नाम होता है, फुल फॉर्म, यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। माता पिता
माता पिता के गुण संतान में किस रूप में पाए जाते हैं? तो किस रूप में जाते हैं? तो क्रोमोसोम के रूप में माता पिता के गुण संतान में जाते हैं। क्रोमोसोम में आनुवांशिक गुण होते हैं जो माता पिता से डीएनए अणु के रूप में, डीएनए किस रूप में? डीएनए अणु के रूप में अगली संतान में जाते हैं। जीन क्या होता है? तो डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहा जाता है? तो जीन कहा जाता है। कोशिका द्रव्य क्या है? प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ है जिसमें अनेक विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं। कोशिका द्रव्य केंद्रक को मिलाकर जीव द्रव्य बनता है। कोशिका द्रव्य और केंद्रक को मिलाकर क्या बनता है? तो जीव द्रव्य बनता है। कोशिका सिद्धांत की खोज किसने की थी? कोशिका सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो एम स्लाइडेन ने की थी सन 1838 ईस्वी में। और टी स्वान ने 1839 ईस्वी में, दोनों मिलकर कोशिका सिद्धांत दिए थे। पत्ते में छोटे छोटे हरे कण क्या कहलाते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। जो पत्ते में छोटे छोटे हरे कण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये ज़्यादातर क्लोरोप्लास्ट हमें पीपल के पौधों में देखने को मिलता है। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद कौन है? तो क्रेब्स चक्र में एटीपी का निर्माण होता है। जैव कोशिका वह भाग है जो पावर हाउस कहलाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? तो पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। छिपकली में कोई गुणसूत्र नहीं पाया जाता है। कोशिका के केंद्रक के अलावा किस कोशिकांग में डीएनए होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोशिका के केंद्रक के अलावा किस कोशिका के अंग में डीएनए पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है। अब हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसको देखते हैं लोग। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जीवों की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है? तो कोशिका होती है। दूसरा क्वेश्चन है कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कोशिका विज्ञान के जनक के किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट हुक को कहा जाता है कोशिका विज्ञान के जनक। अब है चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सभी जीव डैश के बने होते हैं। तो सभी जीव किसके बने होते हैं? तो सभी जीव कोशिका के बने होते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी कोशिका की खोज। छठा नंबर क्वेश्चन है रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की? तो इन्होंने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। कब की थी? 1665 ईस्वी में। अब है सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले डैश में देखा था। तो किस चीज़ में देखा था? तो कॉर्क में देखा था। कॉर्क में हम लोग पीछे पढ़े हैं लोग कि क्या होता है? तो यह छाल से निकाला जाता है। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोशिका एक लैटिन शब्द है। कैसा शब्द है? यह लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? तो जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। कोशिका का अर्थ क्या होता है? छोटा कमरा होता है। माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन है? माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो रॉबर्ट हुक हो जाएंगे, रॉबर्ट हुक। उसके बाद है 10 नंबर क्वेश्चन एक जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एक जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो लियोन हॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। और जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी वह मृत कोशिका थी। 11 नंबर क्वेश्चन है कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। 12 नंबर क्वेश्चन है कोशिका में जीवद्रव्य की खोज किसने की थी? जीवद्रव्य की खोज किसने की थी? तो डू जॉर्डिन ने जीवद्रव्य की खोज की थी। अब है 13 नंबर क्वेश्चन किसने कहा कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है? तो यह किसने कहा था? तो रुडोल्फ विर्चो का यह कथन है। अब है 14 नंबर क्वेश्चन ओमिनिस सेलुला इल सेलुला किसने कहा है? ओमिनिस सेलुला इस सेलुला किसने कहा है? तो इसको भी रुडोल्फ विर्चो ने ही कहा है। रुडोल्फ विर्चो ने ही कहा है। उसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन है कि जंतु कोशिका की बाह्य आवरण, जंतु कोशिका की जो बाहर का आवरण होता है वह किसकी बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली की बनी होती है, कोशिका झिल्ली की। अब है 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग कि पादप कोशिका की बाह्य आवरण, पादप कोशिका का जो बाहरी भाग होता है वो किसका बना होता है? तो कोशिका भित्ति का बना होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है डैश पादप कोशिका में होती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होती है। तो वह कौन सी ये चारों ऑप्शन में है कौन सा अंग होता है जो पादप कोशिका में पाई जाती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है? तो कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है और जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। उसके बाद है 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जीव द्रव्य में सबसे अधिक पाया जाता है? किसमें? जीव द्रव्य में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो जल पाया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या उपस्थित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राइबोसोम उपस्थित होता है।
20 नंबर क्वेश्चन है, सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है डैश को छोड़कर। मतलब कि ये चारों ऑप्शन दिया गया है, इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा अंग है या कौन सा भाग है जिसमें कोशिका भित्ति, सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है डैश को छोड़कर। तो ये माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। किसमें? माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अब 21 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसमें अनुवांशिक पदार्थ नग्न है? अनुवांशिक पदार्थ नग्न है तो किसमें है? तो जीवाणु कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ नग्न है। 22 नंबर क्वेश्चन है, 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है? तो अमीबा जो होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का उदाहरण नहीं होता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। यूकैरियोटिक के कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? तो इनमें से सभी, यानी कि प्रोटिस्टा में भी पाई जाती है यूकैरियोटिक, जंतुओं में भी यूकैरियोटिक होता है और पादप में भी। ये तो दोनों हो गया सेम प्रजाति का, तो जंतुओं में, पादप में और प्रोटिस्टा में भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी में यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग कि डैश केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं। तो इनमें से कौन ऐसा चीज़ है जो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है और जंतु में नहीं पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति भी जंतु में नहीं पाई जाती है, प्लास्टिड भी जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है और हरित लौक भी नहीं पाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी जो अंग हैं वो सारे के संग पादप कोशिका में पाए जाते हैं और जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो प्लास्टिड अनुपस्थित होता है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका भित्ति अनुपस्थित है। कोशिका भित्ति अनुपस्थित है तो किसमें? जंतुओं में यह कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अब है 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं लोग कि क्या कर रहा है, कोशिका भित्ति को सबसे पहले किसने देखा था? कोशिका भित्ति को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा था। किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने। 28 नंबर क्वेश्चन है, शैवालों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से डैश से बनी होती है। जो शैवाल होते हैं उनकी कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। किससे? सेलुलोज की बनी होती है। 29 नंबर क्वेश्चन है, पादप के कोशिका भित्ति में पाई जाती हैं। पादप के कोशिका भित्ति में क्या पाया जाता है? तो इसमें सेलुलोज भी पाया जाता है, पेक्टिन भी पाया जाता है, हेमी सेलुलोज भी पाया जाता है पादप की कोशिका भित्ति में। इनमें से इसका आंसर रहेगा इनमें से सभी पाए जाते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोशिका भित्ति में उपस्थित पदार्थ और उसके कार्य के संदर्भ में गलत कथन चुनना है। यहाँ पे पूछ रहा है कि गलत कथन, यहाँ पे आगे मिलान दिया गया है, उसे मिलान को देखना है और इसमें से जो गलत है उसको चुनना है। तो इसमें से लिग्निन सही है, मजबूती प्रदान करता है। क्यूटिन जल ह्रास से बचाता है कि जल हानि से बचाता है, ये भी सही है। सुबेरिन जो होता है ये जल संवहन नहीं करता है, तो इसका सही आंसर रहेगा सुबेरिन जल संवहन नहीं करता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली मुख्यतः बनी होती है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो प्रोटीन और लिपिड से कोशिका झिल्ली बनी होती है। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग कि निम्न में से कौन सा वर्णात्मक परागम्य झिल्ली है? निम्न में से कौन वर्णात्मक के परागम्य झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली होती है जो परागम्य झिल्ली होती है। 33 नंबर क्वेश्चन है, डैश प्रक्रिया द्वारा पदार्थ कोशिका झिल्ली के आर पार आते जाते हैं। तो किससे? किन प्रक्रिया द्वारा कोशिका झिल्ली के आर पार हो जाते हैं? तो उपरोक्त में से दोनों, विसरण के द्वारा भी आर पार हो जाते हैं और परासरण के द्वारा भी आर पार कोई भी वस्तु हो जाती है, यानी कि जो परागम्य झिल्ली के तहत वस्तुएं आर पार होती हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है कि जल के अणु की गति जब वर्णात्मक परागम्य झिल्ली से हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे डैश क्या कहते हैं? तो उसे परासरण कहते हैं। जल के अणु की गति जब वर्णात्मक परागम्य झिल्ली से हो तो उसे परासरण कहते हैं। अब है 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली की रचना को केवल डैश से देख सकते हैं। प्लाज्मा झिल्ली की रचना को केवल किससे देखा जा सकता है? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि जीव द्रव्य किसका सम्मिलित रूप है? जीव द्रव्य किसका सम्मिलित रूप होता है? तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक का यह सम्मिलित रूप होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अगला क्वेश्चन देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर ने की थी। कोलिकर ने 1857 में किया था। इसके बारे में दो कथन आता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमको डाउट था तो हमने गूगल सर्च किया तो उसमें दिखा रहा था, पहला दिखा रहा था अल्टमैन, तो अल्टमैन का काल दिखा रहा था 1886 और इनका कोलिकर यानी कि दोनों ने माइटोकॉन्ड्रिया में अपना योगदान दिया था। तो इनका दिखा रहा था 1857 और अल्टमैन का दिखा रहा था 1886। तो अगर अल्टमैन रहता है ऑप्शन में तो अल्टमैन टिक करेंगे लोग, अगर कोलिकर रहता है तो कोलिकर टिक करेंगे लोग। लेकिन शायद माइटोकॉन्ड्रिया का नाम अल्टमैन ने ही दिया था, लेकिन योगदान में दोनों को दिखाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि लेकिन जो ये नोट्स है उसे नोट्स में इसका आंसर कोलिकर ही दिया है, इसे नोट्स में कोलिकर ही दिया है। उसके बाद 38 नंबर माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? तो इसमें भी हमको कन्फ्यूजन है कि अल्टमैन होगा कि बेंडा, लेकिन नोट्स का आंसर बेंडा दिया गया है।
माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था? तो बेंडा इसमें आंसर दिया गया है। क्रेब्स चक्र की घटनाएं कहाँ पर होती है? क्रेब्स चक्र की घटनाएं कहाँ पर होती हैं? 39 नंबर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र की घटनाएं होती हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न अभिक्रिया, अभिक्रिया दिया गया है कि निम्न अभिक्रिया डैश में होती है। पायरेट से जल बनता है, जल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा और एटीपी का निर्माण होता है। तो ये सारी प्रक्रिया किसमें होती हैं? तो ये सब सारी प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में घटती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। 41 नंबर क्वेश्चन है कोशिका का शक्तिगृह, कोशिका का शक्तिगृह किसे कहा जाता है? तो कोशिका का शक्तिगृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग कि निम्न में से किसमें कोशिका को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है? तो इसमें से कौन सा अंग है जो कोशिका को नष्ट कर सकता है? तो लाइसोसोम, लाइसोसोम के पास से इलेक्ट्रोलाइटिक एंजाइम होता है, जल घटक एंजाइम के तहत कोशिका को अपने यानी कि नष्ट कर देता है या घुला देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाइसोसोम, लाइसोसोम के अंदर। अब हम लोग का 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया था। लाइसोसोम की खोज किसने किया था? तो डी डुबे ने। लाइसोसोम डैश डैश को भी कहा जाता है, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? तो पाचक थैली, पाचक थैली भी कहा जाता है और आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, यानी कि ए और बी दोनों कहा जाता है लाइसोसोम को। 45 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन रंगहीन लवक है, यानी कि उसमें रंग नहीं पाया जाता है? तो ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट में कोई रंग नहीं पाया जाता है, तो यह रंगहीन लवक होता है। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 46 जिससे क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे डैश कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। जिससे क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। यहाँ इस ऑप्शन में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया आंसर नहीं होगा, क्योंकि पादप के उपलक्ष्य में पूछ रहा है कि पादप कोशिका का रसोई घर पादप के उपलक्ष्य में, यहाँ पे पादप का लिंग याद रखने के लिए पादप के उपलक्ष्य में पूछ रहा है, तो क्लोरोप्लास्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अब है 48 नंबर क्वेश्चन कि पत्तियों का पीला रंग डैश के कारण होता है। तो इसका पीला रंग किसके कारण होता है? तो कैरोटीनोइड के कारण होता है पीला रंग। अगला क्वेश्चन है कि पर्णहरित में डैश धातु उपस्थित होता है। पर्णहरित में कौन सा धातु उपस्थित होता है? तो मैग्नीशियम उपस्थित होता है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि डैश में स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित हैं। तो कौन सा इसमें है जिसमें? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट में स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है कि राइबोसोम के संदर्भ में कौन असत्य है? राइबोसोम के संदर्भ में कौन असत्य है? तो इसमें से इसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है, तो ये कथन जो है यह असत्य है। इसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता है, इसे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है। बाकी सब ये सही है कि इसकी खोज पैलेट ने किया था। यह प्रोटीन और आरएनए से बना होता है, प्रोटीन और आरएनए से बना होता है और केंद्रिका में बनता है। 52 नंबर क्वेश्चन है कि राइबोसोम को डैश भी कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग कि डैश प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। तो यह कौन सा है? इसमें से चारों ऑप्शन में कौन सा अंग है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है? तो राइबोसोम दोनों में पाया जाता है। उसके बाद है 54 नंबर क्वेश्चन, कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम करता है। कौन करता है प्रोटीन का निर्माण? तो राइबोसोम करता है। 55 नंबर क्वेश्चन है, अंतःप्रदत्त जालिका अनुपस्थित है। अंतःप्रदत्त जालिका लाल रक्त कोशिका में अनुपस्थित होती है। किसमें? लाल रक्त कोशिकाओं में, यानी कि आरबीसी में अंतःप्रदत्त जालिका नहीं पाई जाती है। 56 नंबर क्वेश्चन है कि खुरदरी अंतःप्रदत्त जालिका के साथ डैश से लगे होते हैं। तो राइबोसोम लगे होते हैं। खुरदरी के साथ क्या लगे हैं? तो खुरदरी के साथ राइबोसोम लगे होते हैं। अब है 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग कि अंतःप्रदत्त जालिका की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज पॉटर ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? पॉटर ने की थी। अब है 58 नंबर क्वेश्चन, गोल्जी उपकरण की खोज किसने की थी? गोल्जी उपकरण की खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने की थी। 59 नंबर क्वेश्चन है ईआर यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित पदार्थ डैश में पैक लिए जाते हैं। तो गोल्जी उपकरण इसका सही आंसर हो जाएगा कि गोल्जी उपकरण इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन है जिसमें टाइपिंग गलत हो गया है, तो उसको तो हम सुधार नहीं कर सकते हैं कि वहाँ पे क्या होगा, तो उसको एडजस्ट कर लेंगे लोग।
60 नंबर क्वेश्चन है कि लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? तो लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी उपकरण करता है। कौन करता है? गोल्जी उपकरण करता है लाइसोसोम का निर्माण। 61 नंबर क्वेश्चन है कि गोल्जी उपकरण का कार्य नहीं है, वो कौन सा ऐसा है? तो गोल्जी उपकरण का कार्य राइबोसोम का निर्माण, यानी कि यह कार्य राइबोसोम का निर्माण नहीं करता है। राइबोसोम का निर्माण नहीं करता है, कार्य नहीं है। तो यहाँ पे लाइसोसोम का निर्माण कौन नहीं करता है? तो यहाँ पे कौन करता है? गोल्जी उपकरण। तो इसका सही जवाब रहेगा गोल्जी उपकरण का कार्य नहीं है, तो इसका राइबोसोम का निर्माण करना। राइबोसोम का निर्माण गोल्जी उपकरण नहीं करता है। यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे लाइसोसोम दिया है और यहाँ पे क्या दिया है? राइबोसोम दिया है। तो कन्फ्यूज नहीं होंगे लोग, ध्यान से देखेंगे लोग कि लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी उपकरण करता है और गोल्जी उपकरण का कार्य नहीं है, तो राइबोसोम का निर्माण करना। अब है 62 नंबर क्वेश्चन, पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग। पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन होता है? तो रसधानी होता है। रसधानी पादप कोशिकाओं का सबसे बड़ा कोशिका अंग होता है। 63 नंबर क्वेश्चन है, किसी कोशिका में सबसे छोटा कोशिकांग होता है। तो सबसे छोटा कौन होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया सबसे छोटा कोशिकांग होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब है 64 नंबर क्वेश्चन, जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग। जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक होता है। कौन होता है? केंद्रक होता है जंतु कोशिकाओं में सबसे बड़ा कोशिकांग। 65 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन स्तनधारी के लाल रक्त कोशिका में अनुपस्थित होता है? तो लाल रक्त कोशिका में अनुपस्थित होता है, तो लाइसोसोम भी अनुपस्थित होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी और गोल्जी उपकरण, यानी कि इसका सही आंसर रहेगा इनमें से सभी लाल रक्त कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पादप में गोल्जी उपकरण है? निम्न में से कौन पादप में गोल्जी उपकरण है? तो डिक्टियोसम गोल्जी उपकरण है। अब है 67 नंबर क्वेश्चन कि टोनोप्लास्ट डैश के चारों ओर एक झिल्ली है। टोनोप्लास्ट तो यह रसधानी के चारों ओर एक प्रकार की झिल्ली पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? तो टोनोप्लास्ट कहा जाता है। 68 नंबर क्वेश्चन है कि डैश केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है। तो केवल जंतु कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? तो तारककाय केवल जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है। रसधानी पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, क्लोरोप्लास्ट भी पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। उसके बाद है 69 नंबर क्वेश्चन, 69 नंबर क्वेश्चन, सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी? सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी? तो बेंडेन ने सेंट्रोसोम की खोज की थी। किसने? बेंडेन ने। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग कि डैश में सेंट्रोसोम का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। डैश में सेंट्रोसोम का महत्वपूर्ण भूमिका है, तो कोशिका विभाजन में सेंट्रोसोम का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग कि डैश में रसधानियाँ बहुत बड़ी होती हैं। तो पादप कोशिकाओं में रसधानियाँ बहुत बड़ी होती है। किसमें? पादप कोशिकाओं में रसधानियाँ बहुत बड़ी होती हैं। अब है 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है कि कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? तो गोल्जी उपकरण को ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस गोल्जी उपकरण को कहा जाता है। 73 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक रसधानी का कार्य नहीं है? किसका? रसधानी का कार्य नहीं है। यहाँ पे नहीं दिया हुआ है कि नहीं है, तो यह माइटोकॉन्ड्रिया के लिए प्रोटीन का निर्माण करता है, यह इसका कार्य नहीं है। यह माइटोकॉन्ड्रिया के लिए प्रोटीन का निर्माण करता है, यह इसका कार्य नहीं है। अब है 74 नंबर क्वेश्चन, कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? क्या? कोशिका का मस्तिष्क से केंद्रक को कहा जाता है। केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें वास्तविक केंद्रक का अभाव है? किसमें वास्तविक केंद्रक का अभाव होता है? तो माइक्रोप्लाज्मा में वास्तविक केंद्रक का अभाव देखा जाता है। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रक द्रव्य में महीन धागे की जाल जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे डैश कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? क्रोमैटिन कहते हैं। अब है 78 नंबर क्वेश्चन, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का, यानी कि यहाँ पे फुल फॉर्म पूछ रहा है डीएनए का, तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। अब है 79 नंबर क्वेश्चन, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन इक्वल टू क्या होगा? तो इसका सही चलेगा क्रोमैटिन होता है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हाई लेवल का ऑब्जेक्टिव दे दिया गया है, तो लेकिन जब हम लोग घटना चक्र या अदर्स बुक से जब देखेंगे लोग, तो उसमें लेवल कम रहता है, यानी कि जब क्वेश्चन बैंक देख लो तो क्वेश्चन बैंक में इतना भास्ट नहीं पूछा जाता है। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग कि कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन डैश में संगठित हो जाते हैं। तो किस में संगठित हो जाते हैं? तो गुणसूत्र में संगठित हो जाते हैं। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो वाल्थर ने की थी। किसने की थी? यहाँ पे
होमिस्टर नहीं होगा, होफेफिस्टर। आंसर में तो यही दिया है, लेकिन जो ये नोट्स का आंसर है उसमें होफमिस्टर दिया है, लेकिन ये नहीं होगा, वाल्थर फ्लेमिंग हो जाएगा। यहाँ पे वाल्थर फ्लेमिंग हो जाएगा, गुणसूत्र की खोज की थी। उसके बाद है 82 नंबर क्वेश्चन, डैश डैश से अणु के कोशिका के निर्माण एवं संगठन की सभी सूचनाएं होती हैं। तो किसमें होती है? तो डीएनए में होती है। किसमें? डीएनए में होती हैं। 83 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे अनुवांशिकी का वाहक कहा जाता है? किसे अनुवांशिकी का वाहक कहा जाता है? तो जीन को अनुवांशिकी का वाहक कहा जाता है। 84 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए के क्रियात्मक खंड को डैश कहते हैं। किसके क्रियात्मक खंड को डैश कहते हैं? तो जीन को क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? डीएनए के क्रियात्मक के खंड को जीन कहते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन है, डैश को अनुवांशिक पदार्थ और डैश अनुवांशिक इकाई कहते हैं। तो डीएनए यहाँ पे हो जाएगा, डीएनए को अनुवांशिक पदार्थ और जीन को अनुवांशिक इकाई कहते हैं। जीन को अनुवांशिक इकाई कहते हैं। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डीएनए और जीन इसका सही आंसर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक गुणसूत्र का भाग नहीं है? किसका गुणसूत्र का भाग नहीं है? तो गुणसूत्र का भाग सेंट्रोसोम नहीं है। सेंट्रोसोम गुणसूत्र का भाग नहीं होता है, यह कोशिका अंग होता है। गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स अर्ध गुणसूत्र जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उसे डैश कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? तो सेंट्रोमियर कहते हैं। इसे सेंट्रोमियर कहते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन है कि साइटोकाइनेसिस का अर्थ क्या होता है? तो साइटोकाइनेसिस का अर्थ होता है कोशिका द्रव्य का विभाजन। किसका? कोशिका द्रव्य का विभाजन साइटोकाइनेसिस का अर्थ होता है। कैरियोकाइनेसिस का अर्थ क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस का अर्थ होता है केंद्रक का विभाजन। केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है? तो कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग। डैश में एक कोशिका विभाजित होकर दो संतति कोशिका का निर्माण करते हैं। तो समसूत्री विभाजन में ऐसा देखा जाता है कि एक कोशिका विभाजित होकर दो संतति कोशिका का निर्माण करती हैं। अब है 91 नंबर क्वेश्चन, डैश में एक कोशिका विभाजित होकर 4 संतति कोशिका का निर्माण करते हैं। डैश में एक कोशिका विभाजित होकर कितने? 4 संतति कोशिका का निर्माण करते हैं। तो यह किसमें देखा जाता है? तो अर्धसूत्री विभाजन में देखा जाता है। किसमें? अर्धसूत्री विभाजन में देखा जाता है। अब है 92 नंबर क्वेश्चन, डैश बनाने वाले कोशिका को छोड़कर हमारे शरीर में सभी कोशिका समसूत्री विभाजन करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी, शुक्राणु और अंडाणु। यहाँ पे अंडाणु होगा, अंडा भी ठीक है, कि शुक्राणु और अंडा बनाने वाले कोशिका को छोड़कर हमारे शरीर में सभी कोशिका समसूत्री विभाजन करते हैं। यानी कि इसका सही आंसर रहेगा ए और बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कोशिका जिसमें गुणसूत्र की संख्या 2n है, समसूत्री विभाजन के बाद गुणसूत्र की संख्या हो जाएगी। तो उसकी संख्या कितनी हो जाएगी? तो उसकी संख्या 2n ही रहेगी। उसकी संख्या क्या रहेगी? 2n ही रहेगी। मानव के लिए अगला क्वेश्चन है कि मानव के लिए डैश में 46 गुणसूत्र होते हैं। तो युग्मनज क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है युग्मनज के लिए 46 गुणसूत्र होते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन समसूत्री विभाजन का एक चरण नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछ रहा है कि समसूत्री विभाजन का एक चरण नहीं है। तो डिप्लोटिन, ये इसका सही आंसर रहेगा डिप्लोटिन। यानी कि इसका जो हम लोग पढ़े हैं मेटाफेज, इंटरफेज, तो इसका मतलब होता है कि इंटरफेज समसूत्री विभाजन का चरण नहीं है। यहाँ पे इंटरफेज भी कर लेंगे लोग, इंटरफेज आंसर में कर लेंगे लोग। 96 नंबर क्वेश्चन है, 96 नंबर, डैश समसूत्री कोशिका विभाजन का अंतिम चरण क्या होता है? तो अंतिम चरण टेलोफेज होता है। क्या होता है? टेलोफेज अंतिम चरण होता है। 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग कि कोशिका के समसूत्री विभाजन में केंद्रक झिल्ली और कोशिकांग गायब हो जाते हैं। तो प्रोफेज में केंद्रक झिल्ली और कोशिकांग गायब हो जाते हैं। किसमें? प्रोफेज में। अब है 98 नंबर क्वेश्चन, समसूत्री विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं? तो मेटाफेज में गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। अब है 99 नंबर क्वेश्चन, समसूत्री विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र की संख्या दुगुनी हो जाती है? तो गुणसूत्र की संख्या किसमें दुगुनी हो जाती है? तो एनाफेज में गुणसूत्रों की संख्या दुगुनी हो जाती है। कोशिका के समसूत्री विभाजन में केंद्रक झिल्ली और कोशिकांग पुनः प्रकट हो जाते हैं। तो टेलोफेज में यह पुनः प्रकट हो जाते हैं। किसमें? टेलोफेज में यह अंतिम चरण होता है। अगला क्वेश्चन है कि डैश के बाद गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। तो अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? तो आधी हो जाती है। यानी कि अर्धसूत्री विभाजन अर्धसूत्री विभाजन यानी कि जो फर्स्ट फेज होता है उसमें आधी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि डैश कभी विभाजित नहीं होती है। डैश
कभी विभाजित नहीं होती है तो तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं देखा जाता है। किसमें? तंत्रिका कोशिकाओं में विभाजन नहीं देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि डैश के पास अपना राइबोसोम और डीएनए होता है। क्या? राइबोसोम और डीएनए खुद का होता है। तो ए और बी यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी राइबोसोम और डीएनए होता है और लवक के पास भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। अगला क्वेश्चन है कि दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। अगला क्वेश्चन है 105 नंबर, झिल्ली रहित कोशिकांग है। झिल्ली रहित कोशिकांग है तो यह राइबोसोम झिल्ली रहित कोशिकांग होती है। 106 नंबर क्वेश्चन है कि डैश में सभी झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। तो इनमें से सभी, जीवाणु में भी, माइक्रोप्लाज्म में भी, नीलहरित शैवाल में झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। इसमें तो इसका सही हो जाएगा इनमें से सभी। 107 नंबर क्वेश्चन है कि मानव कोशिका के संदर्भ में सही कथन चुनना है। यानी कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है उसको देखना है। तो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, ये सही है। सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होती है, ये भी सही है। सबसे बड़ी कोशिका मादा अंडा होती है, मादा के अंडाणु होता है, ये भी सही। यानी कि इसका सही हो जाएगा इनमें से सभी इसका सही हो जाएगा। सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होती है। यहाँ पे मानव को उपलक्ष्य में पूछा गया है तो कंफ्यूज नहीं होंगे लोग कि सबसे बड़ी कोशिका मादा अंडाणु है। यहाँ पे ओवरऑल पूछ रहा है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, डैश में सबसे छोटी कोशिका है। डैश सबसे छोटी कोशिका है तो सबसे छोटी कोशिका क्या हो जाएगी? माइक्रोप्लाज्मा की सबसे छोटी कोशिका होती है। अगला क्वेश्चन है एक तंत्रिका कोशिका की लंबाई डैश तक हो सकती है। तो लगभग कितनी मीटर? 1 मीटर तक एक तंत्रिका कोशिका की लंबाई होती है। अगला क्वेश्चन है डैश को कोशिका विभाजन का क्लासिकल काल कहा जाता है। किसको कोशिका विभाजन का क्लासिकल काल कहा जाता है? तो 19वीं सदी को कोशिका विभाजन का क्लासिकल काल कहा जाता है। लवक की खोज किसने की थी? लवक की खोज किसने की थी? तो हीकल ने लवक की खोज की थी। 113 नंबर क्वेश्चन है केंद्रक में केंद्रिका की खोज किसने की थी? तो केंद्रक में केंद्रिका की खोज किसने की थी? तो फोंटाना ने केंद्रिका की खोज की थी। किसमें? केंद्रक में पूछ रहा है। कुत्ते में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो कुत्ते में 46 होती है। कुत्ते में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। आलू में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो आलू में गुणसूत्रों की संख्या 48 होती है। कितनी होती है? 48 होती है। भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? तो अरुण कुमार को भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन, नाभिक के अलावा कोशिका के किससे कोशिकांग में डीएनए होता है? नाभिक के अलावा किससे कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए इसके पास से खुद का डीएनए होता है। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। ये IAS प्री 2001 का क्वेश्चन है। इसमें देखिए कितना इजी क्वेश्चन दिया है। सौर ऊर्जा ATP में बदलती है। तो क्लोरोप्लास्ट में ATP में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट की प्रक्रिया के द्वारा सौर ऊर्जा ATP में बदलती है। 119 नंबर क्वेश्चन है। 119 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे कथन सही पूछ रहा है। तो विषाणु सम एकल तंतु RNA अणु के बने होते हैं। विषाणु किसके बने होते हैं? तो RNA से बने होते हैं। साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। साधारण मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं? तो 46 होते हैं। 46 से होते हैं। ये देखिए UP PCS का एग्जाम में पूछा है 92 और 91 में। अब है 121 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी है? तो जोड़ों में कितना पाया जाता है? तो 23 जोड़ा पाया जाता है। 122 नंबर क्वेश्चन है कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो उत्परिवर्तन के कारण जीवों में अधिक विविधता देखी जाती है। ये BPC क्वेश्चन 2015 में देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछ रहा है। निम्नलिखित में से हम पहले ही बोले हैं कि जब प्रीवियस से देखेंगे लोग तो उसमें उतना भास्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो अगला क्वेश्चन 123 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग कि निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? तो लिंग गुणसूत्र छिपकली में नहीं होते हैं। छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 124 नंबर, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, केवल कोशिका झिल्ली ही पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? तो क्या अनुपस्थित होता है? सेलुलोज की कोशिका भित्ति। जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? तो सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो किसे पावर हाउस कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। 127 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? तो
माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का शक्ति स्रोत है, कोशिका का शक्ति का स्रोत होता है, तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ही कोशिका का शक्ति का स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है? प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है? तो यानी कि यहाँ पे क्या नहीं होगा, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। किससे? प्रोटीन और लिपिड से, यानी कि इसका सही आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। 130 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग कि प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो अंतःप्रदत्त जालिका और राइबोसोम की भूमिका ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण में। उसके बाद अगला क्वेश्चन 131 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनती है? तो लसिका कोशिका किस में बनती है? तो यह तिल्ली में बनती है। लसिका कोशिका का निर्माण किस में होता है? तो तिल्ली में इनका निर्माण होता है। अब है अगला क्वेश्चन 132 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग कि स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 4 कथन दिया गया है, उसमें से सही कथन पूछ रहा है। तो 4 कथनों में कथन देखते हैं लोग कि पहला कथन क्या है कि बीजपुटी अवस्था पर भ्रूण मानव स्तंभ कोशिकाओं का एकमात्र स्रोत है। ये शायद IAS का क्वेश्चन है, तो उतना लेवल का हम लोग को नहीं पढ़ना है। जब भी उस लेवल का पढ़ेंगे लोग तो उसको देखेंगे लोग, तो बस इसको ऐसे ही इसी तरह ही क्वेश्चन को देख लेते हैं लोग कि बीजपुटी अवस्था पर भ्रूण मानव स्तंभ कोशिकाओं का एकमात्र स्रोत है। दूसरा स्तंभ है स्तंभ कोशिकाएं बीजपुटियों को नष्ट किए बिना प्राप्त की जा सकती हैं। तो ये दोनों कथन गलत है। तीसरा कथन क्या है कि स्तंभ कोशिका वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्र संजीवित हो सकती हैं। ये सही है। आगे देखते हैं लोग, तो इसमें चौथा कथन यह है कि भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिका रेखाओं का विसर्जन किया जिन्हें कई प्रकार के उत्तकों में विकसित किया जा सकता है। तो चौथा कथन भी सही है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा 3 और 4। कथन कौन सा सही है? 3 और 4 कथन सही है। अब 133 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों के स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? तो असत्य यहाँ पे पूछ रहा है, तो ये केवल भ्रूण एम्ब्रियो में पाई जाती हैं। ये कथन गलत है कि ये केवल भ्रूण एम्ब्रियो में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि 134 नंबर, प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? तो एमोटिसिस कहते हैं। एमोप्टोसिस कहते हैं। 135 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद कौन है? तो क्रेब्स चक्र है। कौन सा है? तो क्रेब्स चक्र में अधिकतम एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो विषाणु, यानी कि वायरस से विषाणु की कोशिकाओं में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। कोशिका का शक्ति स्रोत कौन होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन है डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने की थी। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की खोज की थी। अब 139 नंबर क्वेश्चन की संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे के थ्रू जाता है? तो जाइलम टिश्यू के द्वारा पौधों में पानी ऊपर की तरफ जाता है। पुरुष जीन संगठन होता है तो XY होगा, तो क्या होगा? पुरुष जीन पुरुष से पैदा होगा। उसके बाद है 141 नंबर, यानी कि बच्चा बेबी में लड़का पैदा होगा। 141 नंबर क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। तो किसने किया था डीएनए का संश्लेषण? तो हरगोविंद खुराना ने। ये भारतीय वैज्ञानिक थे हरगोविंद खुराना। इन्होंने प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। अगला क्वेश्चन है कि तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो गन्ना में यह प्रयोग किया जाता है। तना काट आमतौर पर गन्ना में प्रयोग किया जाता है, यानी कि गन्ना को काट के बोया जाता है। वही क्वेश्चन पूछ रहा है। अब है अगला क्वेश्चन कि 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या होता है? 80% से अधिक तो जल होता है। जल 80% से अधिक के पाया जाता है हमारे कोशिकाओं में। अगला क्वेश्चन है मानव की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित अत्याधुनिक तकनीक को काम में लाया जाता है। तो कौन सा काम में लाया जाता है? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को जैव प्रौद्योगिकी आधारित अत्याधुनिक तकनीक के काम में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवन की आधारभूत इकाई है? तो जीवन की आधारभूत इकाई कौन है? तो कोशिका है। जीवन की आधारभूत इकाई कोशिका हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि जंतु एवं पादप में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से। इसका सही हो जाएगा पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से जंतु एवं पादप में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है कि झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलते हैं। झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलते हैं। तो दोनों कोशिकाओं में, किसमें? दोनों कोशिकाओं में राइबोसोम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि
पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा को किस लवक द्वारा संचित किया जाता है? तो हरित लवक द्वारा। किसके द्वारा? हरित लवक के द्वारा संचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 149 नंबर कि मानव शरीर के किस कोशिकांग में प्रोटीन का संश्लेषण होता है? तो राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। 150 नंबर क्वेश्चन है कि जैव कोशिका में निम्न में से अनुपस्थित होता है। जैव कोशिका में निम्न में से अनुपस्थित होता है। तो सेलुलोज की कोशिका भित्ति, किसकी? सेलुलोज की कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। जैव मतलब जंतु कोशिका। उसके बाद है डीएनए की श्रृंखला बनी होती है। डीएनए की श्रृंखला किससे बनी होती है? तो हाइड्रोजन बंध से। किससे? हाइड्रोजन बंध से बनी होती है। हाइड्रोजन बंध से। अंतिम क्वेश्चन है डीएनए बहुलक है। डीएनए किसका बहुलक है? तो न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक है। न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक है। ये 150 क्वेश्चन में हमको लग रहा है कि लगभग 2-3 क्वेश्चन में ही डाउट होंगे, तो उस पर आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट, हम मानते हैं कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन 152 में 1-2 गलतियाँ होती हैं, तो उसमें हमको भी कन्फ्यूजन है, तो क्लियर करना चाहे हैं लेकिन नहीं हो पाया। तो इसके अगला वीडियो हम लोग का फिर से हम लेके आएंगे। ओके, अगर आज का पीडीएफ आप लोग को चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या उससे नहीं होता है तो नंबर व्हाट्सएप दिया गया है, नंबर पे कांटेक्ट कर लें। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग फॉर माय वीडियो।